गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड्स, आयंस या एटम्स का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर आपके मेथड है जिसके थ्रू हम किसी एटम्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो आपकी फर्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एटम्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, आपके किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला है बच्चों, आपकी एटॉमिक वेट ऑफ एटम अपॉन वैलेंसी फैक्टर बच्चों। ठीक है, एक एग्जांपल लिया हुआ बच्चों मैंने, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक आपकी एलिमेंट्स है। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर उस एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट यूज करूंगा और उसका वैलेंसी फैक्टर बच्चों। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। ठीक है ना, वैलेंसी कितनी होती है एल्यूमिनियम की, 3। तो देखिए एटॉमिक वेट 27 अपॉन वैलेंसी 3, कितनी टाइम्स कट होगा ये, 9 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना आता है बच्चों, 9। तो यहाँ पर जो आपका एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट कितना आया, एल्यूमिनियम का कितना आया, 9 आया बच्चों। ठीक है, तो ऐसे से हम किसी भी एटम्स का इक्विवेलेंट वेट इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी मेथड से इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। अगर हमें किसी भी आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपकी फॉर्मूला वेट ऑफ आयंस अपॉन वैलेंसी। ठीक है, उस आयंस का फॉर्मूला वेट कितना है वो हमें मालूम करना है और उसकी वैलेंसी। जैसे एग्जांपल लिया बच्चों मैंने Al+3 आयंस। ठीक है ना, इस आयंस को मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला वेट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आयंस का, एल्यूमिनियम आयंस का फॉर्मूला वेट क्या होगा, 27। ठीक है, जो उसका एटॉमिक वेट है वही उसका फॉर्मूला वेट होगा बच्चों। ठीक है, तो कितना हुआ, 27 अपॉन वैलेंसी कितनी है देखिए, 3। कितनी वैलेंसी होगी इसकी, एल्यूमिनियम की 3, तो यानी कि इसका 9 आ गया। ठीक है बच्चों, वैलेंसी कितनी उसकी, 3। तो यहां पर हम 27 डिवाइड बाई 3 इक्वल 9 आंसर आएगा। तो सेकंड मेथड के थ्रू हम किसी भी आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी मेथड है इक्विवेलेंट वेट, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस कंपाउंड। ठीक है, आयंस कंपाउंड, तो ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किसी भी कंपाउंड में क्या होती है, तो कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। ठीक है, तो उस आयंस कंपाउंड का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस आयन कंपाउंड में प्रेजेंट जो आपके कैटायंस है उसका इक्विवेलेंट वेट और एनायंस के इक्विवेलेंट वेट को सम करना पड़ेगा, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आपके आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया H2SO4। ठीक है, H2SO4 के आयंस क्या होती है, 2H+ और SO4-2 में H2SO4 कन्वर्ट होता है। ठीक है, मुझे कैलकुलेट करना है H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके कैटायंस का इक्विवेलेंट वेट और एनायंस के इक्विवेलेंट वेट का सम करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपके कैटायंस का फॉर्मूला मास कितना आ रहा है, आपकी 2 आ रहा है। ठीक है, और उस में जो वैलेंसी है वो कितनी आ रही है, आपकी 2 आएगी, क्योंकि एक कैटायन पे +1 है तो 2 पे कितनी हुई, 2। ठीक है, ये हो गया। प्लस एनायंस का देखिए फॉर्मूला वेट कितना आता है, 96 आता है। ठीक है ना, 96 अपॉन वैलेंसी कितनी, 2। सॉल्व करने पर आपके 1 + 48 यानी कि 49 आएगी। तो इस तरह से आपके इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस कंपाउंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ठीक है ना, अगर आपको कोई एसिड दे रखा है, ठीक है, तो उस एसिड का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो बच्चों उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है आपकी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड एंड इट्स बेसिसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड एंड इट्स बेसिसिटी, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिया यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल लिया है HCl। HCl का मुझे, HCl क्या होता है बच्चों, आपकी एक एसिड का एग्जांपल है। ठीक है, और इसका मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यूज
यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl कितना होगा, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड किया तो 36.5 यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है, अब बात है बच्चों बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है बच्चों, ठीक है। HCl की बेसिसिटी हमें मालूम करनी है, तो बेसिसिटी किससे से पता करेंगे बच्चों, सिंपल सा फंडा है, यानी कि कोई भी एसिड कितने H+ दे सकता है, ठीक है, कोई भी एसिड कितने H+ डोनेट कर सकता है या दे सकता है, वो उस एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। एक एग्जांपल देखिए, आपके HCl है, HCl का एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो HCl यहाँ पर कितने H+ दे सकता है, 1। कितने दे सकता है बच्चों, 1 दे सकता है। तो यहाँ पर HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, क्लियर ना आपकी बेसिसिटी का फंडा क्या है कि कोई भी एसिड कितने H+ दे सकता है, वो उस एसिड की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपकी HCl की बेसिसिटी 1 हो गई, 36.5 डिवाइडेड बाई 1, आपके आंसर आ गया 36.5। ठीक है, तो यहाँ पर HCl की जो इक्विवेलेंट वेट है वो बच्चों कितना आ गया, 36.5। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। तो H2SO4 का बच्चों मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98। कितना होता है, 98। आप निकाल सकते हो, ठीक है, आपको आता ही होगा ये। ठीक है, कितना होता है, 98 होता है बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो 98 रख दिया मैंने मॉलिक्यूलर वेट की जगह। अब बेसिसिटी, तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी एसिड कितनी H+ दे सकता है, वो उस एसिड की बेसिसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 कितने H+ दे सकता है, 2 है कि नहीं, कितने दे सकता है, 2 H+ डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी बच्चों, यहाँ पर कितनी होगी, 2। तो बच्चों मैंने देखो यहाँ 2 रखा, डिवीजन दिया 98 में 2 का, तो कितना आता है, 49। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना आता है, 49। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी एसिड सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें इक्विवेलेंट वेट करना है कैलकुलेट किसका, बेस का। ठीक है, कोई बेस दे रखा है, उसका इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला वही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, अब बेसिसिटी की जगह क्या आ जाएगा, एसिडिटी। क्या आ जाएगा, एसिडिटी आ जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बेस का करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एसिडिटी। ओके, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन इट्स एसिडिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं बच्चों, NaOH। NaOH क्या होता है बच्चा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये क्या एक बेस है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 40 होगा, 40 रख दिया मैंने। ठीक है, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट को मैंने का सम किया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 40। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर बेसिसिटी की, सॉरी एसिडिटी की, क्योंकि बेस है तो एसिडिटी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एसिडिटी की बात आती है, तो एसिडिटी को यहाँ पर हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है कि कोई भी बेस कितनी OH आयंस डोनेट कर सकता है, वो उस बेस की क्या होगी, बेसिसिटी होगी। तो बच्चों यहाँ देखिए NaOH के पास कितने OH है, एक ही OH है। ठीक है, एक ही डोनेट कर सकता है ये, तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। क्या होगी, 1 एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे बच्चों, कि कोई भी बेस कितने OH आयंस आपके दे सकता है या डोनेट कर सकता है, वो उस बेस की क्या होगी, एसिडिटी होगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ इसका 40 इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
फंडा वही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है बच्चों आपके, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 74 है। अब इसकी एसिडिटी कितनी होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, देखिए बच्चों आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए, ठीक है। कितने OH दे सकता है ये, 2 OH दे सकता है। तो यहाँ पर एसिडिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 2, ठीक है। तो 74 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 37 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इससे से ये आपकी कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसका, 37 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर मेथड है इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट आपके क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। अगर आपको किसी सॉल्ट का अगर इक्विवेलेंट, ये तो बात हुई थी एसिड और बेस की हमारे, अगर आपको कोई सॉल्ट दे दिया जाए उसका अगर आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, तो सिंपल सी बात है, हम इस फॉर्मूले को यूज करके कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। जब सॉल्ट को हम आयनाइज करेंगे तो उससे कैटायंस और एनायंस बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, कैटायंस और एनायंस। और उस कैटायंस और एनायंस किसी एक पर, जैसे कैटायन लिया तो कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है, अगर एनायन कंसीडर किया तो एनायन पर टोटल चार्ज कितना है, वो हम उसका डिवीजन यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर चार्ज हमें किसका कंसीडर करना है, या तो कैटायन का या फिर एनायन का, किसी एक का, ठीक है। एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। NaCl मैंने एक सॉल्ट लिया है बच्चों, इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना आता है, देखो ये कितना है 23 और ये 35.5 यानी कि 58.5 आता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन क्या बच्चों, ये कितना टोटल चार्ज है 1, या तो ये ले लीजिए कैटायन का चार्ज टोटल, ठीक है, या फिर एनायन का आप टोटल चार्ज कंसीडर कर लीजिए। एनायन पर कितना है -1, ठीक है। तो 1 कोई एक चार्ज आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, कैटायन का या एनायन का, ठीक है। तो 58.5 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके कितना आंसर आ गया, 58.5 भी आपके आएगा। तो यहाँ NaCl का जो इक्विवेलेंट वेट है वो 58.5 होगा बच्चों। सिमिलरली एक एग्जांपल और लिया मैंने, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट मैंने एक सॉल्ट यूज किया है, ठीक है। इसको आयनाइज करता हूं तो बच्चों आपकी किस में कन्वर्ट होगा, 2Na+ एंड SO4-2, ठीक है। तो मुझे इस सोडियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बच्चों, 142 आएगा, डिवाइडेड बाय, डिवीजन किसका लगाना है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायंस, ठीक है। तो देखिए कैटायन आपका सोडियम है, एक सोडियम पर +1 चार्ज है, लेकिन यहां पर सोडियम कितने आपके 2 है, तो टोटल कैटायंस चार्ज कितना हुआ, प्लस चार्ज कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली अगर एनायन का कंसीडर करना है तो यहां भी टोटल चार्ज आपके 2 ही हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपके आंसर आता है 71, ठीक है बच्चों। तो ऐसे से हम किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है बच्चों। एसिड और बेस का तो कर ही चुके हैं, सॉल्ट का भी कर लिया। अब नेक्स्ट आपकी यहां पर बारी है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, मान लो आपको, ठीक है। आपको अगर मान लो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों आपके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस्ट बाय 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कि जिस सब्सटेंस या जिस सब्सटेंस का आप यानी कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने जा रहे हो उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको ऊपर रखना है, और नीचे क्या है कि वो सब्सटेंस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई फॉर्मूले की बात हुई बच्चों। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपकी रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट हम उनको बोलते हैं जिनका क्या है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं बच्चों। जैसे एक एग्जांपल हमने यहां स्टडी कर लिया, एक एग्जांपल बच्चों ये आपकी
एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और इट इज कन्वर्ट इनटू Al+3। इट मींस एल्यूमिनियम यहां पर क्या हुआ, एक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। एल्यूमिनियम ने क्या किया, देखिए हमने अभी स्टडी किया था, हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन होता है उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और बच्चों जिनका ऑक्सीडेशन होता है किससे होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है। इट मींस यहां पर देखिए कि एग्जांपल स्टडी किया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कन्वर्ट इनटू Al+3 एंड लॉसेस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां इलेक्ट्रॉन का लॉसेस कितने किया है, एल्यूमिनियम ने किया। तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है बच्चों। क्लियर है चीज। नेक्स्ट आपके रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिनका रिडक्शन होता है, और जिनका रिडक्शन होता है वो क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिया जैसे क्लोरीन है, ठीक है बच्चों। क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का। और जब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि जिनका रिडक्शन होता है उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ क्लोरीन क्या हुआ बच्चों, आपकी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट इनटू मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ पर KMnO4 का क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। जब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है मैग्नीज का, Mn+7 आता है, यानी कि मैग्नीज पर +7 चार्ज आता है, ठीक है, ओके। और जब हम यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो यहाँ आता है +4 आता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो कैलकुलेट करना है वो हम आपकी जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स, उसमें हम ये चीज स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए KMnO4 में मैग्नीज Mn+7 चार्ज रखता है और MnO2 में मैग्नीज Mn+4 चार्ज रखता है, यानी कि आपके क्या हुआ, KMnO4 कन्वर्टेड टू MnO2, इट मीन्स क्या हुआ कि Mn+7 कन्वर्ट इनटू Mn+4, ये हुआ कि नहीं हुआ, Mn+7 कन्वर्ट इनटू Mn+4, इट मीन्स +7 से +4 में कन्वर्ट होने के लिए मैग्नीज को कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पड़े बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा, गेन करेगा, तभी वो Mn+4 में कन्वर्ट होगा बच्चों। तो यहां पर Mn+7 का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है उसका क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर Mn+7 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस में था Mn+7, KMnO4 में। तो KMnO4 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपके, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो बच्चों कैसे निकालोगे आप KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इक्वल KMnO4 का मास, यही फॉर्मूला है ना बच्चों हमारा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस हमारा क्या है KMnO4, तो उसका मान लो मॉलिक्यूलर मास मैंने मान लिया m, मैंने मान लिया, ठीक है, वैल्यू भी रख सकते हैं आप उसके, ठीक है, मैंने m मान लिया, ओके। अपॉन नीचे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लॉस्ट। बताइए KMnO4 ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लॉस नहीं किए। कितने गेन किए, 3, ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या हुआ, m/3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, m/3
3। ओके, तो यहाँ पर m उसका मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में m/m के फॉर्म में दे रखा है तो आंसर आपके m/3। तो बच्चों इस तरह से हमने बहुत सारे आपके मेथड स्टडी किए रिगार्डिंग किसके इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।